गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कृष्ण जी का बर्थडे है, तो सभी लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे या नहीं किया है तो करिएगा। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सबके लिए। और देखिए, आज डेमो क्लासेस रखी हैं वापस आप सबके लिए कि आप लोग क्लास कर सकें। आप आइए, ज्वाइन करिए। आज एक नया टॉपिक है जो आपके सारे एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहता है। वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास का एक बेहतरीन टॉपिक, जो कि पुनर्जागरण है। और पुनर्जागरण यानी रहनेशा, जिसको हम लोग कहते हैं पुनः जागना। तो आप लोगों को जगाने का काम मैं आज यहाँ पे करने वाला हूँ। भाई, आप लोग जाग जाइए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस दुनिया को जगाने का काम किया। और आज चूंकि उनका जन्मदिन है, तो इस शुभ अवसर पर हम कुछ ऐसा प्लान करते हैं। यस, नमस्कार, राधे राधे सबके लिए। हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं रहेगा। अगली क्लासेस भी शेड्यूल हो चुकी हैं, सारी की सारी क्लासेस आज होने वाली हैं। वर्ड हिस्ट्री के बाद में अपन तुरंत प्रभाव से, चौधरी जी गुड मॉर्निंग आपके लिए, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ने वाले और फिर मिडिवल हिस्ट्री भी पढ़ने वाले, तो दोनों ही क्लासेस आपकी होंगी। 3 बजे एनसीईआरटी भी होगी। चलिए भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। जो लोग डेमो क्लासेस करना चाहते हैं या आज की क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ लीजिए। हमारा कंटिन्यूटी में एक टॉपिक चलने वाला है। टॉपिक रहेगा पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन। दोस्तों, ये दो टॉपिक हैं, लेकिन हम लोग दोनों को क्या कंबाइंड पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, तो दोनों ही चीजें बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगी। आज का टॉपिक पुनर्जागरण रहेगा, और फिर 2 पार्ट में पुनर्जागरण करेंगे, 3 पार्ट में पुनर्जागरण करेंगे। देन उसके बाद में धर्म सुधार आंदोलन पे जाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा इसमें क्या रहेगा? पुनर्जागरण। और सेकंड नंबर का टॉपिक हमारा इसमें क्या रहेगा? धर्म सुधार आंदोलन। क्या था पुनर्जागरण, क्या था धर्म सुधार आंदोलन, तो इस पे हमारी बातें होंगी आपके साथ। पुनर्जागरण पहला बिंदु रहेगा। पुनर्जागरण को हमें किन पॉइंट्स के अंतर्गत पढ़ना है, बहुत एक अलग लेवल की शैली में पढ़ाऊंगा मैं आपको आज ये इतिहास, जिसको पढ़ करके आपको मजा आ जाएगा। देखिए, एक अलग लेवल की शैली में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पुनर्जागरण से आशय या परिचय। पुनर्जागरण से आशय या परिचय, ये बिंदु भी हमें पढ़ना है इसमें। सेकंड पॉइंट जो हम लोग बातें करेंगे, पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि क्या थी और इसके कारण क्या थे। पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि एवं इसके कारण। प्रश्नोत्तर शैली में पढ़ाने वाला हूं आज आपको मैं ये, ठीक है। पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या थी और पुनर्जागरण का प्रभाव क्या पड़ा। पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या थी और पुनर्जागरण का प्रभाव क्या पड़ा। पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या थी और दोस्तों पुनर्जागरण का प्रभाव क्या पड़ा। अब जो पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा था, वो किसी एक क्षेत्र में नहीं पड़ा था। ललित कलाएं, जैसे कि समस्त जितनी भी ललित कलाएं होती हैं, उन सब पर इसका प्रभाव पड़ा था। वास्तुकला, चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत आदि, इन सब को क्या कहते हैं? ललित कलाएं। तो इन सब पर क्या पड़ा था? इसके अलावा भाषा और विज्ञान और साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा हुआ था। तो क्या था ये? इसके प्रभाव में बात करेंगे तो समस्त ललित कलाएं, समस्त ललित कलाएं, जैसे वास्तुकला,
चित्रकला, संगीत, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला आदि के साथ साथ इसका प्रभाव साहित्य, भाषा एवं विज्ञान पर भी पड़ा। दोस्तों इन सारे पॉइंट्स के अंतर्गत हमें ये चीज देखनी है, पुनर्जागरण पढ़ना है। सबसे पहले पुनर्जागरण का आशय क्या है, पुनर्जागरण का परिचय क्या है। देखिए पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे कि आपको याद होगा, एक बढ़िया उदाहरण देता हूं, हनुमान जी का उदाहरण याद करो। तो हनुमान जी क्या है, जब सीता माता की खोज करने जा रहे थे तो जामवंत जी ने उनको याद दिलाया कि हनुमान जी तुम समुद्र पार कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां हैं। तो उन्होंने अपनी पूर्व जो बचपन की शक्तियां थी उनको याद किया और एक नया जन्म हनुमान जी का हुआ। तो एक तरीके से वो हनुमान जी का पुनर्जागरण हो गया। ठीक वैसे ही मानव प्रजाति में क्या होता है, हम लोग बहुत पूर्व से जैसे चलते हुए आ रहे हैं, आज हम भारत में रह रहे हैं और भारत के हम लोग रहने वाले हैं। तो भारत का जो प्राचीन इतिहास है, जो क्लासिक युग है, जो स्वर्ण युग रहा है, उसको अगर हम आज अपना लें तो इसका मतलब क्या है? आज हम केवल उसको अपनाने से मॉडर्न नहीं हो जाएंगे, यानी कि आज हमारी जो जीवन शैली है उस जीवन शैली को हम किस तरीके से चेंज कर रहे हैं। सारी चीजों में मॉडर्निज्म आ गया था, आधुनिकता आ गई थी। तो ये व्यक्ति अपने साहित्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, अपने मनोरंजन के प्रति, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, फुल मस्ती में रहना एक तरीके से, तो ये सब था पुनर्जागरण। नई खोजे, नई तकनीक डेवलप करना, साइंस में प्रोग्रेस करना, साहित्य में प्रोग्रेस करना, हर तरीके का साहित्य लिखा जाना, ठीक है। ये सब क्या था, ये सब पुनर्जागरण था। यानी कि पुनर्जागरण ने मानव जीवन के इन समस्त पहलुओं को क्या किया था, प्रभावित किया था। वास्तुकला, पहले जहां गौथिक शैली चला करती थी यूरोप में, स्थापत्य को लेकर के उसको चेंज कर दिया गया, एक नई शैली का जन्म हो गया। चित्रकला, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए, पेंटिंग्स बनाए गए। जैसे आपको याद होगा मोनालिसा की पेंटिंग्स थी, वो बहुत फेमस पेंटिंग्स हुआ करती है। संगीत, म्यूजिक डेवलप हुआ, ठीक है, सितार और वायलिन जैसे वाद्य यंत्र यूरोप में विकसित हुए थे। तो संगीत पैदा हुआ। संगीत ऐसा नहीं कि संगीत इस काल में पैदा हुआ, संगीत का एक नया सिस्टम आया। वह म्यूजिक जो आज आप लोग सुनते हैं, आज आप फिल्मी गाने सुनना पसंद करते हैं, आज आप पॉप सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, इस तरीके के संगीत का डेवलपमेंट हो। उससे पहले क्या था, संगीत तो मैंने आपको मुगल काल में भी पढ़ाया हुआ है, संगीत तो प्राचीन काल में भी था। तो सारी चीजें थी, लेकिन यहाँ पे पोजीशंस अलग दिखती है। मूर्तिकला आदि के साथ साथ इसका जो प्रभाव था वो साहित्य, भाषा और विज्ञान सभी क्षेत्रों पर पड़ा हुआ था। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर आधुनिक युग का। सुनिए बच्चागिरी, सारी चीजें आ जाएंगी। क्या पूछ रहे हो आप, प्रेरक कौन था, सारी बातें बताएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, आधुनिक युग का जो प्रारंभ है वो कहां से माना जाता है। जैसे हम लोग आधुनिक युग का प्रारंभ जो है, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रारंभ लगभग मराठाओं से स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ लोग प्लासी के युद्ध से मानते हैं, कुछ लोग औरंगजेब की मृत्यु से मानते हैं, कुछ लोग 1857 की क्रांति से, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन फाइनली अपन लोग औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगर देखा जाए तो 1707 में उसकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद में आधुनिक इतिहास शुरू हुआ, आधुनिक युग भारत में आया। लेकिन वैश्विक स्तर पर आधुनिक युग 15वीं 16वीं शताब्दी में आ गया था। हमारे यहाँ जो चीज 17वीं 18वीं शताब्दी में, 18वीं 19वीं शताब्दी में आ रही है, वो चीज वैश्विक स्तर पर कहाँ आ गई थी, 15वीं 16वीं शताब्दी में। आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। और आधुनिक युग से तात्पर्य क्या होता है कि मानव की एक ऐसी संकल्पना जिसमें आधुनिक मानव की संकल्पना शामिल है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न मैन, इसको कहते हैं हम लोग आधुनिक युग का कंसेप्ट। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बातें करेंगे आधुनिक युग।
आधुनिक युग का प्रारंभ आधुनिक युग का प्रारंभ विश्व या यूरोप के इतिहास में विश्व या यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण अर्थात 15वीं 16वीं शताब्दी से पुनर्जागरण से ही या 15वीं 16वीं शताब्दी से ही आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। पुनर्जागरण अर्थात 15वीं 16वीं शताब्दी से ही आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। अब आधुनिक युग आ गया। आधुनिक युग से तात्पर्य क्या होता है? आधुनिक युग से तात्पर्य होता है आधुनिक मानव की संकल्पना। आधुनिक युग से क्या तात्पर्य है? आधुनिक युग से तात्पर्य है आधुनिक मानव की संकल्पना। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न मैन। किसका कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न मैन यानी आधुनिक मानव की संकल्पना। इसी को क्या माना जाता है? आधुनिक युग माना जाता है। अब एक नया शब्द आता है मॉडर्न मैन। मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न मैन। तो दोस्तों मॉडर्न मैन का मतलब क्या था? आज भी आपने सुना होगा कोई व्यक्ति अगर आधुनिकता को ज्यादा अपने साथ में लेकर के चलता है तो आप लोग कह देते हैं ना ये तो बहुत मॉडर्न बन रहा है। क्या बन रहा है? बहुत मॉडर्न बन गया है, ये तो मॉडर्न हो गया। मॉडर्न का मतलब आधुनिक हो गया। जो समय की डिमांड के आधार पर अपना तालमेल बिठा करके चलेगा वो मॉडर्न होगा। मैं मॉडर्न हूं, आप मॉडर्न है, सब मॉडर्न है, क्योंकि हम अब समय की डिमांड के आधार पर बैठे हुए हैं। कहानी क्या है? आज आप दूर दराज के क्षेत्रों में इस विज्ञान की तकनीकी की वजह से मेरे माध्यम से पढ़ पा रहे हैं, घर बैठे अपनी क्लासेस देख रहे हैं। तो क्या है? मॉडर्न, एक तरीके से मॉडर्न चीज है, आधुनिकता है हमारे पास। आज भी हम इस भरोसे बैठे रहते कि भाई हम नहीं पढ़ेंगे, इस तरीके से ऑनलाइन तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती, तो हम लोग खुद को मॉडर्न नहीं कह सकते, तो हम पुरातन विचारों में जी रहे होते। तो यहां पर मॉडर्न मैन से आशय क्या है? एक नया शब्द आपको दिखाई देता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। मॉडर्न मैन से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है मॉडर्न मैन से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति अपने तर्क, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग करता हो। मॉडर्न मैन से क्या आशय है? मॉडर्न मैन से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति अपने तर्क, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करता हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉडर्न मैन कहते हैं। पुनर्जागरण काल में एक व्यक्ति थे फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन आदि इनके साथ एक दो और थे, लेकिन शुरुआत फ्रांसिस बेकन से मानी जाती है। तो इन चिंतकों की जो विचारधारा थी, फ्रांसिस बेकन वगैरह जो लोग थे, इनके माध्यम से ही मॉडर्न मैन की संकल्पना विकसित होती है। ठीक है, लिखो इसको। पुनर्जागरण काल में
पुनर्जागरण काल में फ्रांसिस बेकन, नाम थोड़ा सा याद रखना है, फ्रांसिस बेकन आदि चिंतकों की विचारधारा के साथ ही आधुनिक मैन यानी मॉडर्न मैन की संकल्पना क्या होती है, विकसित होती है। विचारधारा के साथ ही मॉडर्न मैन की संकल्पना विकसित हुई। यस या नो में जवाब दो कि आधुनिकता क्या है, आधुनिक मानव क्या है और मॉडर्न मैन क्या है। ये बात आपके समझ में आ गई क्या? फटाफट बताओ ताकि अपन आगे बढ़ेंगे। सीधा सा एक शब्द है मॉडर्न मैन। तो विश्व या यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण अर्थात 15वीं-16वीं शताब्दी से ही क्या माना जाता है, आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। और दोस्तों आधुनिक युग का मतलब क्या है? आधुनिक युग का प्रारंभ, तो आधुनिक युग से क्या तात्पर्य है? आधुनिक युग से तात्पर्य है आधुनिक मानव की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न मैन। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न मैन, तो अब मॉडर्न मैन क्या है? तो मॉडर्न मैन एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति अपने तर्क, अपनी बुद्धि और अपने विवेक का क्या करता होगा, अनुप्रयोग करता होगा। वही व्यक्ति क्या है, मॉडर्न है। वही व्यक्ति क्या है, आधुनिक है। और पुनर्जागरण काल में फ्रांसिस बेकन आदि ऐसे चिंतक थे जिन चिंतकों के माध्यम से इस आधुनिक मानव की संकल्पना को विकसित किया हम लोगों ने, या विकसित करने में हमें क्या मिली, मदद मिली। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अर्थात 15वीं-16वीं शताब्दी से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध तक का काल, द्वितीय विश्व युद्ध तक का समय विश्व इतिहास में आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। यार कमेंट तो कर दिया करो, जो पूछ रहा हूं समझ में आ रही है कि बातें नहीं आ रही हैं? गुमसुम बैठे हो अभी, बताओ फटाफट। तो द्वितीय विश्व युद्ध तक का जो काल है वो आधुनिक विश्व या आधुनिक यूरोप का इतिहास सामान्य तौर पर कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध तक का समय सामान्य तौर पर आधुनिक विश्व या आधुनिक यूरोप का इतिहास कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हमने सबसे पहले ये माना कि पुनर्जागरण से मॉडर्न युग स्टार्ट हुआ था विश्व इतिहास में, आधुनिक युग स्टार्ट हुआ। आधुनिक युग का मतलब क्या है, कब से स्टार्ट हुआ और कब से कब तक का समय है, ये बात मैंने आपके साथ में करनी थी। अब मैं लेके आता हूं आपको सीधा मेरे पॉइंट पर, जो मैंने आपको पॉइंट लिखाया था कि पुनर्जागरण से आशय क्या है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पुनर्जागरण से आशय। दोस्तों पुनर्जागरण से आशय की अगर मैं बात करूं कि क्या आशय है पुनर्जागरण से, तो सुनिए यूरोप के इतिहास में क्या हुआ था। यूरोप के इतिहास में 15वीं-16वीं शताब्दी से पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है। और पुनर्जागरण का जो शब्द है वो रेनेसा से निकाला गया, यानी कि इसका अंग्रेजी अर्थ क्या है, रेनेसा है। अब ये शब्द जो था रेनेसा, ये रेनेसिता नाम के एक फ्रेंच शब्द से डेवलप हुआ था। यहां से भी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है, पुनर्जागरण का आशय क्या है, रेनेसा किस भाषा का शब्द है, या कहां से, ऐसे भी आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए यूरोप के इतिहास में
यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। 15वीं 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। ठीक है, 15वीं 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है पुनर्जागरण। शब्दावली अर्थात रेनेशा पुनर्जागरण शब्दावली अर्थात रेनेशा। ठीक है, ये रेनेशा का जो प्रयोग है वो फ्रेंच शब्द रेनेशिता से हुआ है। इस रेनेशा का जो प्रयोग है वो कहां से हुआ है? रेनेशा का प्रयोग या विकास फ्रेंच भाषा के शब्द रेनेशिता से हुआ। ये जो शब्द है रेनेशिता, ये किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। और आप लोगों को ये याद रखना है कि यहां से 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। रेनेशा अंग्रेजी वर्ड है, रेनेशिता फ्रेंच वर्ड है। इस रेनेशिता फ्रेंच वर्ड से रेनेशा डेवलप हुआ। रेनेशा को ही हम लोग हिंदी में पुनर्जागरण कह रहे हैं, तो यही आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है इस रेनेशा की कि इस रेनेशे का आशय क्या होता है। तो पुनः जागना, जागना या फिर चेतना का विकास होना। पुनः जागना, जागना या फिर चेतना का विकास होना। रेनेशा का अर्थ होता है या आशय होता है जागना, पुनः जागना या फिर चेतना का विकास होना। क्लियर है? बताइए फटाफट थम्स अप करके। तुरंत प्रभाव से चीजें क्लियर हो रही है दिमाग में। रेनेशा पढ़ रहे हैं, रेनेशा फ्रेंच शब्द, इंग्लिश वर्ड, हिंदी वर्ड, इसका अर्थ सब आना चाहिए आप लोगों को, दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलें आगे बढ़े। यस, वेरी गुड। अब सुनिए, तो पुनर्जागरण समाज के एक बौद्धिक वर्ग का आंदोलन था। दोस्तों, पुनर्जागरण समाज के एक बौद्धिक वर्ग का क्या था? सांस्कृतिक चेतना से युक्त। क्या था? सांस्कृतिक चेतना से युक्त एक आंदोलन था। बौद्धिक वर्ग का सांस्कृतिक चेतना से युक्त, सांस्कृतिक चेतना से युक्त एक आंदोलन था। क्या था? एक आंदोलन, ऐसा आंदोलन जो सांस्कृतिक चेतना से युक्त है, युक्त एक आंदोलन था। जिसमें क्या हुआ था? जिसमें ग्रीक एवं रोमन संस्कृति, जिसमें ग्रीक एवं रोमन संस्कृति के आदर्शों को अपनाया गया। क्या हुआ? सिद्धांतों को अपनाया गया या उनके आदर्शों या उनके सिद्धांतों को अपनाने पर बल दिया गया। इसी कारण इसे
रेनेसा या पुनर्जागरण कहा जाता है। रोमन संस्कृति के आदर्शों को अपनाने पर बल दिया गया। इसी कारण इसे पुनर्जागरण या रेनेसा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहानी ऐसे सेट हुई। अब पुनर्जागरण को मैंने आज बताया था कि आज आपको प्रश्नोत्तर शैली में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस की जब व्याख्या करेंगे तो क्वेश्चन भी क्लियर होगा और टॉपिक भी आगे की ओर बढ़ेगा। जैसे पहला एक क्वेश्चन बनाऊंगा मैं आपको, यहां पर एक क्वेश्चन बनाया मैंने कि पुनर्जागरण इटली में होने के कारणों में से कौन सा सही है। इटली में पुनर्जागरण, भाई ये तो आपको पता है कि पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में हुआ, तो इटली में पुनर्जागरण के कारणों में से कौन सा सही है। क्वेश्चन मार्क। कुछ ऑप्शंस हैं अपने पास, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास कि इटली में शहरों का विकास होना। सेकंड ऑप्शन है अपने पास समृद्ध व्यापारिक वर्ग का उदय होना। समृद्ध व्यापारिक वर्ग का उदय होना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है ग्रीक एवं रोमन की मतलब ग्रीस एवं रोमन की विरासत का केंद्र होना। ग्रीस एवं रोमन की विरासत का केंद्र होना। और दोस्तों डी विकल्प में मैं आपको यहां पर लूंगा कंस्टेंटिनोपल का पतन होना। आपको याद होगा कंस्टेंटिनोपल का पतन होना। इस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता या किसी भी पीजीटी एग्जाम में जहां वर्ड हिस्ट्री आप फेस करोगे, इस लेवल का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। आप लोग मुझे इसका आंसर करने का प्रयास करिए कि इसका सही आंसर क्या आएगा, फिर अपन बात करेंगे। और आंसर को मैं थोड़ा सा और पेचीदा बना देता हूं। सही कूट का चयन करें। विकल्प ए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। विकल्प बी सेकंड, थर्ड सही है। विकल्प सी फर्स्ट, फोर्थ सही है। और विकल्प डी में मैंने लिख दिया सभी सही है। अब बताइए क्या आंसर दे करके आओगे। ये आपके सामने एग्जाम में एक क्वेश्चन फेस करने को मिल गया आपको। इटली में पुनर्जागरण के कारणों में से कौन सा एक सही है। इटली में शहरों का विकास होना, समृद्ध व्यापारिक वर्ग का उदय होना, ग्रीस और रोमन विरासत का केंद्र होना, या कंस्टेंटिनोपल का पतन होना। फटाफट स्टार्ट हो जाओ, आंसर करो, मजा तब आएगा। जल्दी करो, जल्दी फटाफट, क्या कहते हो। बताइए भाई।
बताओ बताओ यार। डी। अच्छा, वेरी गुड, होशियार हो गए तो तुम पढ़ते पढ़ते। क्यों भाई? चलिए, बहुत अच्छा, अच्छा आंसर किया बहुत सारे बच्चों ने। इसमें सब सही है, ये चारों ही चीज आपकी सही है। अब इन चारों का मैं व्याख्या करूंगा तो आपका कंसेप्ट आगे बढ़ेगा और क्वेश्चंस भी सॉल्व होगा। ठीक है, आप आंसर लिख दीजिए इसके नीचे, सभी सही हैं। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे अपन? सभी सही हैं। आंसर लिख दीजिए, सभी सही हैं। इस तरीके के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले कंसेप्ट को लेकर के कि कहानी अब कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले देखिए, हम इसकी व्याख्या करेंगे और व्याख्या के माध्यम से एक एक कर को मतलब एक एक चीज को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। कंस्टेंटिनोपल, सौरभ बिल्कुल 110%। यूरोप के इतिहास में अगर दोस्तों बातें की जाए तो 14वीं शताब्दी से और लगभग 18वीं शताब्दी तक के बीच ज्ञान की दृष्टि से आंदोलन हुए। यूरोप के इतिहास में 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में कुछ ऐसे आंदोलन हुए, अगर हम उनको ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से देखें तो वो सटीक ठहरते हैं। जैसे पुनर्जागरण, जिसका विकास इटली में हुआ, यूरोप का पार्ट है। धर्म सुधार आंदोलन, इसका विकास जर्मन राज्यों में हुआ था, यूरोप का पार्ट है। और प्रबुद्धवादी आंदोलन, इसका विकास फ्रांस में हुआ था। इन सारी चीजों पे बातें होंगी, एक एक करके बातें होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अब अपन इसकी व्याख्या लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की व्याख्या के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यूरोप के इतिहास में 14वीं से 18वीं शताब्दी तक का समय ऐसे आंदोलनों का रहा जिन्हें ज्ञान की दृष्टि से देखा जा सकता है। का समय ऐसे आंदोलनों का रहा, ऐसे आंदोलनों का रहा जिन्हें ज्ञान की दृष्टि से देखा जा सकता है। जिन्हें किस दृष्टि से देखा जा सकता है? ज्ञान की दृष्टि से देखा जा सकता है। जैसे हम बात करें पुनर्जागरण, जिसका विकास कहां हुआ? इटली में। फर्स्ट, जैसे फर्स्ट पे अपन बात करें पुनर्जागरण, इसका विकास इटली में हुआ। दूसरा कंसेप्ट क्या था? धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन, इसका विकास जर्मन राज्यों में हुआ। और एक था प्रबुद्धवादी आंदोलन, जिसका विकास फ्रांस में हुआ। थर्ड नंबर पे हम लोग क्या देखेंगे? प्रबुद्धवादी आंदोलन। इसका विकास फ्रांस में हुआ था। इसका विकास किस में हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, अब ये
कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से आप लोग कह सकते हैं कि ये पुनर्जागरण का कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन और करेंगे। पुनर्जागरण पुनर्जागरण अर्थात रेनेसा या रेनेशिता मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है। मूल रूप से क्या है? फ्रेंच भाषा का शब्द है और सामान्य रूप से देखा जाए तो 14वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी तक सामान्य रूप से सामान्य रूप से 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक का समय किसमें आया? रेनेसा में आया, पुनर्जागरण में आया। यानी रेनेसा का था या पुनर्जागरण का काल माना जाता है। रेनेसा या पुनर्जागरण का काल माना जाता है। का काल माना जाता है, लेकिन मोटे तौर पर कहानी दूसरी है। अगर हम इसको मोटे तौर पर देखें तो इससे संबंधित जो मुख्य गतिविधियां थी वो 15वीं 16वीं शताब्दी में हुई थी। इसी कारण पुनर्जागरण 15वीं 16वीं शताब्दी का कहलाता है। तो मोटे तौर पर इससे संबंधित मुख्य गतिविधियां पुनर्जागरण काल में मुख्य गतिविधियां 15वीं 16वीं शताब्दी में हुई थी। 15वीं 16वीं शताब्दी में हुई थी। इसी कारण पुनर्जागरण 15वीं 16वीं शताब्दी का माना जाता है। इसी कारण पुनर्जागरण 15वीं 16वीं शताब्दी का माना जाता है। अगर मैं आपको आज से कुछ साल पहले लेके जाऊं तो क्या लगता था आपको? समाज कैसा था? 100 साल बैकेंड पे जाओ, 100 साल पीछे की परिस्थितियां क्या लगती हैं आपको? वहीं आप 200 साल पीछे जाओ, क्या लगता है आपको? 300 साल पीछे जाओ, क्या लगता है आपको? समाज कैसा रहा होगा? जैसे आज आप स्कूल कॉलेज देखते हो तो मतलब आप आज से बहुत साल पहले गए तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर अपन बात करें तो विश्व युद्ध के समय की बात करें, ठीक है? विश्व युद्ध के समय की एक मतलब जो दोनों विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, उनके बीच की एक टाइमिंग में एक महिला हुई थी जिनके बारे में आपको मतलब मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। इन्होंने सीमान द बाउर, ये महिला का नाम था सीमोन द बाउर। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो अपन इससे जोड़ करके लिख रहे हैं तो इस पे बता रहे हैं। एक शब्द सुना है आपने, लिव इन रिलेशनशिप, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, आजकल बहुत चल रहा है। तो ये महिला ऐसी थी जो
विश्व की पहली महिला मानी जा सकती है जो लिव इन रिलेशनशिप में रही थी। और कहां पर ये, मतलब दोनों विश्व युद्धों के बीच के टाइम की एक महिला है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, द सेकंड सेक्स, यानी कि सेक्स का मतलब स्त्री लिखा था। इनकी एक बुक आती थी, द सेकंड सेक्स, यानी कि स्त्री, द सेकंड स्त्री। और उस बुक के माध्यम से इन्होंने ये बताया था, जिसका हिंदी में मतलब हुआ करता था कि स्त्री एक उपेक्षिता। इसका अनुवाद किया था एक महिला थी, प्रभा खोतान नाम की, उन्होंने। और ये द सिमाउन द बाउर नाम की जो महिला थी, वे कहती थी कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अपना उस टाइम पर कि स्त्री पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती है। तो ये क्या था, जो चीजें आज आप देख रहे हो, आज एक ऐसा ट्रेंड हो गया, बहुत सारे मतलब गर्ल्स बॉयज लिव इन में रहते हैं, तो ट्रेंड सा ही चल गया एक तरीके से। लेकिन बहुत साल पहले भी तो वहां पे आपको आधुनिकता दिखाई दे रही है, यानी कि ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो जो मुख्य गतिविधियां थी वो लगभग लगभग इस टाइमिंग पर हुआ करती थी। ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है, ये लिख लो, मैं आपको कुछ लिखा देता हूं। सिमोन द बाउर क्या कहा था इन्होंने, ये कहती हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, द सेकंड सेक्स। एक किताब लिखी हुई थी इन्होंने, सीमान द बाउर ने, द सेकंड सेक्स। इसका मतलब स्त्री था, सेक्स जो शब्द यहाँ यूज हुआ है उसका मतलब है स्त्री। हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे स्त्री एक उपेक्षिता। इसी को हिंदी में अगर हम बात करें बुक को लेकर के, तो हिंदी में इसका मतलब हो गया स्त्री एक उपेक्षिता। ठीक है, इसका अनुवाद किया था प्रभा खोतान नाम की महिला ने। बुक्स मिल सकती है आपको, अगर ढूंढोगे तो, ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ सकते हो, है ना। ये बुक भी अवेलेबल रहेगी आपके पास, पढ़ सकते हो। ये ऐसी महिला थी, विश्व की पहली महिला, जी पॉल सार्ते। जी पॉल सार्ते इसका बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ में ये लिव इन में रही थी। जिसके साथ लिव इन में रही थी वो भी साहित्यकार था। ठीक है, जिसके साथ लिव इन में रही थी वो भी साहित्यकार था। तो लिविंग में रही थी किसके साथ में, जी पॉल सार्ते, विश्व की पहली महिला जो लिविंग में रही। आप लोग जानते हैं ना, लिविंग में बिना विवाह किए स्त्री पुरुष जब साथ रहते हैं और वैवाहिक जीवन की जैसी गतिविधियों में भी लिप्त रहते हैं, तो ये क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप कहला जाता है। हालांकि कोर्ट से इसको मंजूरी है। विश्व की पहली महिला जो लिविंग में रही, जी पॉल सार्ते के साथ। और ये व्यक्ति भी एक साहित्यकार था। ये जो मैंने आपको अभी बताया है, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो इससे जोड़ करके मैं आपको समझा रहा हूं। आई होप कि आपको ये नॉलेज पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में नहीं जानते होंगे। हाँ भाई, 11:30 पे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है, 11 ही तो बजे, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो। तो ये कहानी थी, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हम बात कर रहे थे पुनर्जागरण, उस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के बारे में कि किस तरीके से मुझे ये लेकर के चलना है। अब मैं इन 3 स्टेप को भी यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो पुनर्जागरण अर्थात रेनेसा या रेनेशिता मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है, और सामान्य रूप से 14वीं शताब्दी से और 17वीं शताब्दी के बीच का टाइमिंग माना जाता है। लेकिन इसकी जो मुख्य गतिविधियां थी वो गतिविधियां कब हुई थी,
वो गतिविधियां 15वीं 16वीं शताब्दी की हुई थी। इसी कारण 15वीं 16वीं शताब्दी ही क्या माना जाता है, इसका मेन कारण माना जाता है। चलिए, इसके बाद मैंने आपको बताया पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और प्रबुद्धवादी आंदोलन। इसकी हमें एक हेडिंग बनानी है, और हेडिंग कैसे बनानी है, अपन इसको 3 जगह डिवाइडेड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पुनर्जागरण, ठीक है। सेकंड नंबर हो जाएगा क्या, धर्म सुधार आंदोलन। हालांकि अभी अपना ये टॉपिक अलग आएगा, धर्म सुधार आंदोलन। एक छोटा सा ओवरव्यू रख रहा हूं मैं आपके साथ में केवल। और एक तरफ अपने पास था प्रबुद्धवादी आंदोलन, जो फ्रांस का था। प्रबुद्धवादी आंदोलन, ये 3 चीजें हमें पढ़नी है पूरे तरीके से, ठीक है। शिखा अग्रवाल, वर्ड हिस्ट्री की तो बहुत क्लासें हो गई। ये तो मैं आज वैसे ही मेरा मन था कि आज सारे बच्चों को डेमो क्लास करवा देता हूँ एप्लीकेशन में, तो जो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो उनके साथ में बातें हुई थी पूरे तरीके से। अब देखिए इसमें कहानी क्या थी। पुनर्जागरण कहाँ हुआ, तो इटली या इटालवी राज्यों में हुआ। इसमें क्या था, प्राचीन ज्ञान पर बल दिया गया था, अर्थात ग्रीको रोमन ज्ञान पर बल। और ये 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का है। ये क्या है, 14वीं से 16वीं या 17वीं शताब्दी के बीच का हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिएगा, टोटल टाइमिंग बताइए मैंने आपकी। तो कहां हुआ, तो इटली या इटालवी राज्यों में हुआ। इटली या इटालवी राज्यों में हुआ। कहां पर हुआ था, इटली में या इटालवी राज्यों में हुआ था। इसमें प्राचीन ज्ञान पर बल दिया गया, अर्थात ग्रीको रोमन। प्राचीन ज्ञान से यहां पर मतलब क्या है, ग्रीको रोमन ज्ञान पर बल। ग्रीको रोमन ज्ञान पर बल, ठीक है भाई। और इसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे, उनमें हम बात करें जैसे लियोनार्डो दा विंची, फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन, माइकल एंजेलो, शेक्सपियर, और एक आध नाम और भी आप लिख सकते हैं, पेटार्क आदि, जिसे मानवतावाद का पिता कहा जाता है पेटार्क को, तो पेटार्क आदि भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। शेक्सपियर और पेटार्क आदि, इसे पेटार्क को मानवतावाद का पिता कहते हैं। जनक। तो मूल्य पुनर्जागरण हमें इस फॉर्मेट में पढ़ना है, अभी पढ़ाया नहीं है, अपन पढ़ेंगे। फिर धर्म सुधार की बात करें तो ये भी 15वीं 16वीं शताब्दी का कंसेप्ट था। ये भी 15वीं 16वीं शताब्दी का कंसेप्ट है। अब ये हुआ कहां था, मुख्य रूप से जर्मन राज्यों में हुआ था। इसके अलावा फ्रांस, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में भी ये फैला हुआ था। तो मुख्य रूप से जर्मन राज्यों में,
यानी मुख्य रूप से जर्मन राज्यों में था, इसके अलावा ये क्या था, फ्रांस, इंग्लैंड या स्विट्जरलैंड तक भी फैला हुआ था। ठीक है, इसमें धार्मिक ज्ञान या बाइबल के ज्ञान पर बल दिया गया था। इसमें धार्मिक ज्ञान या बाइबल के ज्ञान पर बल दिया गया था। जैसे आपको याद होगा, काल्विन, जुंगली, जॉन हस, मार्टिन लूथर, ये सब क्या थे, इसके प्रमुख व्यक्तित्व थे। प्रमुख व्यक्तियों में बात करें, मार्टिन लूथर, कॉल्विन, जिंगुआ ली और जॉन हस आदि। और भी थे, लेकिन ये प्रमुख थे। अब एक तीसरा समझना, क्या प्रबुद्धवादी आंदोलन। भैया प्रबुद्धवादी आंदोलन लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी में हुआ। कहां हुआ? मुख्य रूप से फ्रांस में, लेकिन इसके अलावा भी ये इंग्लैंड और यूरोप के अन्य भागों में फैला हुआ था। तो प्रबुद्धवादी आंदोलन कब का हो जाएगा? मुख्य रूप से ये ज्ञान वाला आंदोलन था, प्रबुद्धवादी आंदोलन या ज्ञानोदय इसको कह सकते हैं, 17वीं 18वीं शताब्दी का रहेगा। प्रबुद्धवादी आंदोलन या ज्ञानोदय 17वीं 18वीं शताब्दी। अब इसमें सुनिए थोड़ा सा, ये थोड़ा लंबा लिखेंगे अपन। मुख्य रूप से फ्रांस में हुआ था, किंतु इसके अतिरिक्त ये इंग्लैंड और यूरोप के अन्य भागों में भी फैला हुआ था। इसके पॉइंट बनाएंगे। मुख्य रूप से फ्रांस में हुआ था, लेकिन किंतु यह कहां फैला हुआ था? यानी कि इंग्लैंड और यूरोप के कुछ अन्य भागों में भी फैला हुआ था। तो किंतु इंग्लैंड एवं यूरोप के अन्य भागों में भी फैला हुआ था। ये आप लोग एक ही कॉपी के पेज में लिखना सारा कुछ, ये वाला जो मैटर मैं बता रहा हूं। इसमें क्या था? परम ज्ञान पर बल दिया गया था। परम ज्ञान क्या है? मुख्य रूप से तर्क, बुद्धि, विवेक, ये सब, इन पर बल दिया गया था। इसमें परम ज्ञान पर बल दिया गया। मुख्य रूप से तर्क, बुद्धि, विवेक, ये सब क्या है? तर्क, बुद्धि, विवेक तथा पुनर्जागरण के वैज्ञानिक ज्ञान को, या वैज्ञान, जो विज्ञान डेवलप हुआ था पुनर्जागरण में, यानी कि उस पुनर्जागरण के वैज्ञानिक ज्ञान को इस काल में क्या हुआ था? चरमोत्कर्ष प्राप्त हुआ था। जो चीज वहां स्टार्ट हो गई थी, वो इस जगह पर जाकर के उनकी हाइट्स दिखाई देती है हमें। तो मुख्य रूप से तर्क, बुद्धि, विवेक या पुनर्जागरण काल के वैज्ञानिक ज्ञान को इस काल में चरमोत्कर्ष प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? चरमोत्कर्ष प्राप्त हुआ। ठीक है, ऐसे ही एज इट इज कॉपी में आपको लिखना है। अभी मैं पेज चेंज करूंगा। मैंने आपको 3 पॉइंट लिखा है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। समझ में आ रहा हो तो एक बार थम्स अप कर दो बीच में। हालांकि टाइम हो रहा है, लेकिन मेरा मन कुछ और कह रहा है, बाकी तो आप जो कहोगे अपन वो कर लेंगे।
मेरा मन कर रहा है कि इस टॉपिक को अपन एक ही बार में समाप्त कर लें, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्लास को। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आगे बच्चे धीरे धीरे मजा आ रहा है, जो शुरू से पढ़ रहा होगा उसको बहुत मजा आ रहा होगा, तो उसको पूरा ही कर देते हैं। ठीक है, इसको पूरा ही कर देते हैं अपन, टॉपिक को दिक्कत ही नहीं आती है कहीं भी। बताइए। तो अपन थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब मैं वापस थर्ड पॉइंट यहां लिख रहा हूं, आपको ये थर्ड पॉइंट उसी के नीचे लिखना है, आपको अपनी कॉपी में इसके नीचे ही लिखना है इसको, ठीक है ना। मैं, मेरा पेज फिल हो गया तो इस पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। हाँ, इस काल में प्रमुख सामाजिक वैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक रहे एक तरीके से जो दार्शनिक है उनको सामाजिक वैज्ञानिक का दर्जा दिया जाता है। किसका दर्जा दिया जाता है? सामाजिक वैज्ञानिक का दर्जा दिया जाता है। जैसे इसमें जो चीजें आएंगी आपकी, वैज्ञानिक रहे किलोजाइस या किलोस्पस, वैज्ञानिक रहे क्या? किलोजाइस या किलोस्पस। ये फ्रांस के चिंतक थे दोनों ही। और भी इस काल में लोग हुए हैं जिनके बारे में हम अभी बातें करेंगे। ये फ्रांस के चिंतक थे। इसके अलावा जैसे हम बात करें इसमें, वॉल्टेयर, आपको याद होगा वॉल्टेयर, वॉल्टेयर के बारे में बात करें तो वॉल्टेयर कौन था? ये संवैधानिक राजतंत्र से प्रभावित था। ठीक है, और वॉल्टेयर ब्रिटेन से रिलेटेड हो जाएगा। किससे रिलेटेड हो जाएगा? ये विशेष रूप से ब्रिटेन के संवैधानिक राजतंत्र से। किससे? विशेष रूप से ब्रिटेन से। इसके अलावा एक व्यक्ति आपको लिखना है इसमें, वॉल्टेयर हो गया, वॉल्टेयर के बाद में जॉन लॉक। यह राजनीतिक चिंतक था। यह क्या था? राजनीतिक चिंतक हुआ करता था। कौन? यार वेरी गुड अंशुमन, चलने लग गया, बहुत बढ़िया। मैंने कंप्लेंट कर दी थी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जॉन लॉक राजनीतिक चिंतक था, यानी कि ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट्स, इसने किताब लिखी थी। क्या लिखी थी? ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट्स, इसकी बुक थी। ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, ये किताब थी इसकी। क्या थी? बुक थी। किसकी बुक थी ये? जॉन लॉक की किताब है। ये सारा डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है उस टाइम पर आपको, ठीक है ना। एक व्यक्ति था दिदरो, इसने इंसाइक्लोपीडिया प्रारंभ किया था। इसने क्या किया था?
एनसाइक्लोपीडिया प्रारंभ किया था? अरे तुम पढ़ लो यार, अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हो तुम चलती हुई क्लास में, मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। ये प्रॉब्लम्स तो बाद में, मेरा मोबाइल नंबर भी है आपके पास, वहां भी सॉल्व करवा लिया करो। चलती हुई क्लास के उसमें ऐसे मान लो कि शताब्दी ट्रेन चल रही, उसकी चेन खींच देते हो अचानक से कि रुक जा, हमें उतरना है, हमारा स्टेशन आ गया। गलत हरकतें हैं, छोड़ दो इनको, समझ रहे हो? चलिए, विद्रोह के बाद एक व्यक्ति लिखेंगे अपन इसमें, इस काल का एक व्यक्ति और था, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू के बारे में अगर बातें करें तो मॉन्टेस्क्यू था, इसने बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये किसकी पुस्तक है? ये सारी चीजें पूछी जाती हैं आप लोगों से। मॉन्टेस्क्यू, इस पुस्तक में क्या था, इसी ने शक्ति के पृथकता का, या मतलब वो दिया था सिस्टम, शक्ति के पृथकता का सिस्टम दिया था। यानी सरकार की अवधारणा दी थी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अलग अलग होनी चाहिए। क्या दिया था? इसी ने शक्ति पृथकता का सिद्धांत दिया था। इसी ने शक्ति पृथकता का सिद्धांत दिया था। शक्ति पृथकता का सिद्धांत। शक्ति पृथकता का मतलब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, शक्ति अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई? ये सिद्धांत कहां से डेवलप हुआ था? हाँ, शक्ति संतुलन यही होता है, बिल्कुल, यस अवनीश जी, है ना? तो 5 व्यक्ति मैंने आपको लिखा है जो प्रबुद्धवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ठीक है? एक व्यक्ति था इसमें स्पिनोजा, क्या नाम था उसका? स्पिनोजा। ये यहूदी चिंतक था, स्पिनोजा। स्पिनोजा यह एक यहूदी चिंतक था। कैसा चिंतक था? यहूदी चिंतक था। एक व्यक्ति और हुआ था, रूसो। रूसो के बारे में तो आप सुनते ही होंगे, रूसो के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। क्या सिद्धांत डेवलप किया, क्या इसका ग्रंथ है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। एक सेकंड, आज मैसेज बहुत कर रहे हैं बच्चे। ओके, चलिए, तो ये क्या था? रूसो, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी और प्राकृतिक मानव का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी व प्राकृतिक मानव का सिद्धांत। ठीक है भाई, अब प्राकृतिक मानव का सिद्धांत दिया, और एक तरीके से कहते हैं कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत। क्या? सामान्य इच्छा का सिद्धांत। लिखिए इसको फटाफट से, सामान्य इच्छा का सिद्धांत। आपको नेपोलियन याद है?
नेपोलियन का कथन याद है? नेपोलियन इसके बारे में कहता था, नेपोलियन इसके बारे में कहता था कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। ये किसने लिखा? नेपोलियन ने कहा। ये कौन सी क्लास है? वर्ड हिस्ट्री की क्लास है। पुनर्जागरण रेनेसा पढ़ा रहे हैं। एडम स्मिथ था एक व्यक्ति जिसने लेजिस फेयर का सिद्धांत दिया था। द वेल्थ ऑफ नेशंस इसकी पुस्तक हुआ करती थी 1776 की। एडम स्मिथ, अगला व्यक्ति लिखिए, एडम स्मिथ। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन, इसकी किताब क्या थी? द वेल्थ ऑफ नेशन। लेजिस फेयर का सिद्धांत दिया था इस व्यक्ति ने। किसका सिद्धांत दिया था? लेजिस फेयर का सिद्धांत दिया हुआ था। अब इसके बाद कुछ और व्यक्ति थे, एक आध और लिख लो, फिर अपन मूल बिंदु पे आते, जो मैंने 3 तरीके से इसको डिवाइड करके आपके लिए लिखाया। ये जो लेजिस फेयर का सिद्धांत है ना, ये फिजियोक्रेट्स के द्वारा भी दिया गया था। यह सिद्धांत फिजियोक्रेट्स के द्वारा भी दिया गया था। फिजियोक्रेट्स के द्वारा भी दिया गया था। अब फिजियोक्रेट्स क्या थे? फ्रांस के अर्थशास्त्रियों का एक समूह। फ्रांस के आपसे शब्द पूछा जा सकता है फिजियोक्रेट्स क्या है, तो फिजियोक्रेट्स क्या हो जाएगा? फ्रांस के अर्थशास्त्रियों का एक समूह हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए लिखो इसको फटाफट। मैरी वॉल स्टोन क्राफर। मैरी वॉल स्टोन क्राफर, यह महिला संबंधी अधिकारों की पहली विचारक थी। अब एक बात बताओ, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग सब अलग अलग हैं, लेकिन इनको इस अवस्था में लाने वाले व्यक्ति कौन थे? ये सब व्यक्ति थे जिन्होंने ये सारी चीजें, तो ये प्रबुद्धवादी आंदोलन था जिनमें पुनर्जागरण की चीजों का डेवलपमेंट हुआ आगे जाकर के। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले पुनर्जागरण हुआ, फिर धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जागरण के आधार पर, मतलब व्यक्ति में चेतना जागृत हो गई। तो व्यक्ति की चेतना के बाद आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते धर्म के नाम पर। तो धर्म सुधार आंदोलन भी हुआ था, तो उसके पीछे जिम्मेदार पुनर्जागरण ही था। पुनर्जागरण के माध्यम से धर्म सुधार आंदोलन संभव हो गया। और फिर आपको प्रबुद्धवादी आंदोलन दिखाया, जब पुनर्जागरण भी हो चुका है, तकनीक भी है, चेतना भी है, तर्क भी है, बुद्धि भी है, विकसित हो रही है, तो धीरे धीरे हम लोगों ने अपना डेवलपमेंट किया। और ये प्रबुद्धवादी आंदोलन, जिसमें ये सारे विचारकों की बात आपको सुनने को मिली, इन्होंने विश्व को एक आयाम प्रदान किया है, एक वेश दिया है विश्व को, दुनिया को। इन्होंने अपने अपने फील्ड में क्या किया है
एक मजबूत स्थिति प्रदान की हुई है। और आई होप कि ये सारी बातें आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ गई होंगी। ये जो मैं पढ़ा रहा था आपको, उस तरीके से पढ़ा रहा हूं जो मतलब ये मान लो कि मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, मैंने आपको एक ये क्वेश्चन करवाया था, तो इस क्वेश्चन की पृष्ठभूमि में मैंने आपको ये बातें बताई अभी तक। तो अब मैं पुनर्जागरण इटली के शहरों में विकसित हुआ, यहां पे अब बात करूंगा आपसे। तो ठीक है, ये क्या था, पुनर्जागरण, है ना। यहां से बातें करेंगे अपन लोग। तो पुनर्जागरण इटली में ही इसलिए हुआ था क्योंकि इटली में व्यापार वाणिज्य का उदय हुआ था, और यहां पर क्या था, समृद्ध परिवार विकसित हुए थे। और इन परिवारों में एक परिवार था मेंडेसी का परिवार, वो महत्वपूर्ण परिवार था। फ्लोरेंस शहर, फ्लोरेंस शहर था इटली का, वहां से पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, चलिए, अरे पढ़ लेंगे इसको और बताओ क्या चाहते हो। आपकी क्लास का टाइम हो रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, लेकिन मजा आ रहा है। मुझे लगता है अगर अपन इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं तो ये टॉपिक एक बार में हो जाएगा आपका। क्या चाहते हो बताओ, कमेंट्स करो फटाफट, आगे भी तो बढ़ना है ना। 1 घंटे का टाइम और लगेगा। प्रबोधन में मध्य वर्ग का रोल था, बिल्कुल 100% सही बात। अभी मैं इसमें 1 घंटे का टाइम या 1.5 घंटे का टाइम और लगेगा इसमें। तो अपन एक काम करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसको रोक देते हैं अभी। ये तो क्या चलेगा आगे, तो फर्स्ट पार्ट है, 2-3 पार्ट अपन कर लेंगे इकट्ठे, ठीक है ना। तो कल सेकंड पार्ट करवाएंगे इसका, कोई बात नहीं। ये वर्ड हिस्ट्री है बेटा, ये वर्ड हिस्ट्री है, विश्व इतिहास है ये। तो अभी मैं बात करूंगा इसमें विश्व इतिहास में, तो ये विश्व इतिहास है। ठीक है, तो अच्छा, ये टॉपिक आपको समझ में आया, कैसा लगा ये भी बताइए मुझे। ये पढ़ने में मजा आएगा यार, मेरी गारंटी, आपको मोहब्बत हो जाएगी इतिहास से, इन क्लासेस से प्रेम हो जाएगा आपको। आप छोड़ करके नहीं जाओगे क्योंकि आपको नई नई चीजें इसमें मिलेंगी। ये ऐप में दिखाई नहीं देगा केवल, ये ऐप में दिखाई देगा क्या है, ये केवल लाइव क्लास है। तो लाइव क्लास है तो एप्लीकेशन में पेड बच्चों के पास ये कंटेंट में जाएगी, ठीक है ना। ये किस में जाएगी, कंटेंट में जाएगी पेड बच्चों के साथ। बट मैं ये पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, सब लोग रेगुलर 10 बजे इसकी फ्री प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्री में पढ़ा दूंगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको फ्री में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले, तो थोड़ा सा और लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे कल। बाकी का कब करेंगे, कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। और अभी 5-7 मिनट में अपन आते हैं वापस, एक टी ब्रेक लेकर के, और उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।